नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से ईवीएम को लेकर बड़ा रार मचा हुआ है। चुनावी परिणाम के बाद ही ईवीएम पे सवाल उठने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ईवीएम पे सवाल उठे हो। 2009 को याद कर लीजिए या 2024, समय समय में पार्टी दर पार्टी ईवीएम पे सवाल उठाते रही है। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका की बात कर ली जाए तो चुनाव आयोग ने अपने आप को पूरे इस भूमिका से या इस पूरे मसले से अपने आप को पृथक रखा है। ये बात अलग है कि आयोग ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए डेमो देने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था, मगर उस चुनाव आयोग के उस व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल जाने की जहमत नहीं उठाए। लेकिन बावजूद उसके महाराष्ट्र परिणाम के बाद अब फिर से एक बार ईवीएम पे लगातार सवाल उठने लगे हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। देश और प्रदेश की सियासत में एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम सुर्खियों में है, क्योंकि विपक्ष के कई आरोप सियासत की समांतर पटरियों पर दौड़ रहे हैं। चुनाव में कांग्रेसी हार कर भी ईवीएम पर सवाल उठा जीत का एहसास कर रहे हैं। विपक्षी दलों की ईवीएम पीड़ा का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में हाल ही के उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर भिड़ गए थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के 4 दिन के बाद एक बार फिर कांग्रेस की खामोशी टूटी। इस पर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा ने ईवीएम के विरोध को आगे बढ़ाने और आगामी दिनों में चुनाव बहिष्कार की बात कहकर सनसनी फैला दी। ईवीएम देश में बड़े बड़े विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देश, बैलेट पेपर में चुनाव हो रहा है। एक आदमी बोल रहा है मशीन, तो इसको क्यों बैलेट पेपर में नहीं करना? इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगा और लड़ेगा। अब अगले साल अगर ऐसा होगा तो चुनाव का भाग भी नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि ईवीएम का लाभ सिर्फ कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने बीच में इस बात का भी जिक्र किया था कि भाजपा के पुरोधा यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। कांग्रेस का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेताओं ने उठाए सवाल। अब कांग्रेसी नेता कवासी लखमा ने आगामी चुनाव ईवीएम से होने पर कही बहिष्कार की बात। साल 2009 में सत्ता में थी कांग्रेस और भाजपा कई राज्यों में हार रही थी चुनाव। जीवीएल नरसिम्हा राव ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे में लिखी थी किताब। इस किताब की प्रस्तावना पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है। अब इधर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी का जवाब भी आ रहा है। पहले सूबे के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस हर बार ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करती है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने भी कहा कि कांग्रेस को सवाल उठाने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर लगातार ठीकरा फोड़ने का काम करती है। ये केवल कवासी लखमा का बयान नहीं है, पूरे कांग्रेस का यही हाल है। और जब जब कांग्रेस हारता है तब तब वो यही राग लापता है, अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते और न ही अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। देश में ईवीएम पर सियासत के बीच 100 से ज्यादा चुनाव गुजर चुके हैं। सवाल उठते रहे, जवाब मिलते रहे, लेकिन विपक्षी दलों की ईवीएम की समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ की धरती में कांग्रेस ने सवाल दाग दिए। कुछ संयोग जरूर सामने आते हैं जिसमें सब सोचने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ईवीएम अब मुद्दे की जगह एक फैशन ट्रेंड जैसा लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। आपने सुना कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के सियासत में इस पूरे मसले पे अब घमासान मचना शुरू हो चुका है। दरअसल आज इस विषय पे चर्चा इसलिए क्योंकि सूबे के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक कवासी लखमा ने कह दिया कि ईवीएम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर अगला चुनाव भी ईवीएम से हुआ तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, कोट अनकोट।
सवाल यह है कि ईवीएम पे पहली बार सवाल नहीं उठा, कई बार विश्वसनीयता को तार तार किया गया, कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन बावजूद उसके ईवीएम के इस्तेमाल पे ना तो रोक लगाई गई और न ही उस पर किसी तरह का पुनर्विचार हुआ। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से तौकीर राजा जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। तौकीर जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ है। प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अगर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कह दे कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, अगला चुनाव भी ऐसा हुआ तो हम भाग नहीं लेंगे, क्या मायने निकाले जाए? देखिए अवधेश जी, बात सिर्फ ईवीएम की नहीं है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। बात यहाँ है जनता की, और जनता से जुड़े जो संविधान ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो हक दिया है लोकतंत्र में, वोट की, अपना जनप्रतिनिधि चुनने की, उस पर कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचा रहे हैं। देखिए अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो मैं देखिए 2-3 चीजें बोलूंगा। सवाल खड़े क्यों नहीं होंगे? अगर देखिए कोई भी संस्था हो, सरकार हो, उनका फर्ज बनता है कि अगर एक व्यक्ति भी, लोकतंत्र में एक व्यक्ति को भी अगर शंका है तो उसकी शंका को दूर किया जाए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको शंका दूर करना पड़ेगा। अगर 100 में से एक व्यक्ति ने भी अगर सवाल खड़े किए, मगर देखिए 2014 के बाद से क्या हो रहा है, ना चुनाव आयोग विपक्ष की सुनता है, समय नहीं देता है, ना सरकार तो खैर सुनती नहीं है। और सवाल उसके बाद ये उठता है कि हम सवाल क्यों ना उठाए, चुनाव आयोग पे क्यों ना उठाए। जब वही केंद्र सरकार, जब मोदी जी बने 2014, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था आप याद कीजिए। सबसे पहले बिल लेके आए थे, हमारे कितने नेताओं को बर्खास्त करवाया था, संसद से बाहर निकलवा दिया था। बिल क्या था? जो 3 सदस्य जो चुनते हैं चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए, उसमें प्रधानमंत्री के साथ कौन रहेंगे? जो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री होगा वो रहेंगे। 3 सदस्यों में तो 2 आपके हो गए, तो हम सवाल क्यों नहीं उठाए? दूसरा और आ जाते, जहां ईवीएम बनती है बेल, वहां पे 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी से रिलेटेड है, तो हम सवाल क्यों नहीं उठाए? और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा अवधेश जी, देखिए केरल की एक जगह केसरगोड, वहां 2017 में मॉक ड्रिल होता है। उसके अंदर मॉक ड्रिल जो स्टेट कमिश्नर ऑफ इंडिया की जो वहां स्टेट हेड है, वो वहां मॉक ड्रिल करती है। नाम मैं उनको बता देता हूं, उनका नाम है शालिनी सिंह। तो वो करती है मॉक ड्रिल, और उसमें क्या निकलता है? बीजेपी के साथ साथ 1-2 पर्ची और एक्स्ट्रा भी निकलती है। ये मॉक ड्रिल में है, पत्रकारों के सामने है, पत्रकारों को धमकी भी दी जाती है। तो हम सवाल क्यों ना उठाए? ठीक है, नहीं, एक चीज वही बोल रहा हूं। और एक और आ जाता हूं, अभी हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 11 दिन बाद डाटा अपडेट करता है, वो भी 5.57% की बढ़ोतरी के साथ। तो हम सवाल क्यों ना उठाए? तो ये उठता है ना सवाल, इसीलिए। ठीक है तौकीर जी, सवाल कई है, आज के सवाल नहीं है। 2009 से आप लगातार सवालों की फहरिस्त है इस लोकतंत्र के महापर्व को लेके, ईवीएम वोटिंग मशीन को लेके। सवालों के जवाब तो सियासत में आ जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की आस्था पे जो ईवीएम के नाम पे चोट पहुंचाई जा रही है दलों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, उससे कैसे बचा जाएगा? देखिए सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मैं यही बात 2 बात से शुरुआत करूंगा। कांग्रेसी हमारे जो भाई हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात 2 लाइन की बोलना चाहूंगा शेर से शुरुआत करते हुए कि परों को खोल जमाना उड़ान दिखता है, परों को खोल जमाना उड़ान दिखता है, क्या जमीन पे बैठ के आसमान दिखता है। साहब आपने ही लाया था इसे और बढ़ाने की कोशिश करी, फिर वहीं पर फड़फड़ा के क्यों बैठ गए? साहब आप आगे बढ़िए। अगर आपको इतनी है तो राहुल बाबा से जरा पूछिए, विदेश में जाके भी यही बयान देते हैं। लेकिन अगर इतनी है तो आप एक्सपर्ट ला लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनौती दी है और चुनाव आयोग ने भी चुनौती दी है सामने सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला करके, बल्कि 2 बार नहीं 3-3 बार सब चीजों को कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट ने भी बता दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये सब ढकोसले आप बंद करिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसी कोई चीज लगाई नहीं जाती जो आप वहां पर कोई हैक कर सके या कुछ कर सके। तो ये स्टेप से बोलना नहीं। जब आप हारते हैं तब इस प्रकार से हमेशा इल्जाम लगाने की कोशिश क्यों होती है? जब जीतते हैं तो ये बात नहीं होती। अगर आप बोलते चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक काम करिए ना, जहां चुनाव से आप जीते वहां सबके सब इस्तीफा दीजिए और बोलिए कि हम से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब दोगलापन या दो रूपी चीजों को पेश करना, ये आपकी फितरत है, हमारी नहीं। ठीक है सत्या जी, मैं आपसे जवाब लूंगा कि जब जब कांग्रेस हारती है ईवीएम पे सवाल उठाती है, लेकिन उससे पहले मैं जब प्रकाश जी का रुख कर लेता। प्रकाश जी, ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल 1982 में केरल के परूर विधानसभा में किया गया। गैर कानूनी था, उस वक्त कोई कानून नहीं बना था, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद 1989 में
संसद के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक धारा 6 का जोड़ा गया और ईवीएम को वैलिड माना गया। जरा सत्या जी आप भी सुनिएगा, कब दिसंबर 1988 में 1977 में सबसे पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम के प्रस्ताव को लाया। दिसंबर 1977, उस वक्त देश में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद लागू कब होता है? दिसंबर 1988 में लागू किया गया। तारीख बता देता हूं, जब उसकी अधिसूचना जारी की गई 15 मार्च 1989 को अधिसूचना जारी की गई और इसे लागू किया गया। देश में सरकार किसकी थी? राजीव गांधी जी की प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में थी। प्रकाश जी, तब से लेके सवाल उठते आए हैं आज तक, क्या कोई पूर्ण विराम इन सवालों पे नहीं लग सकता? ईवीएम के इस्तेमाल, छेड़छाड़ को लेके, उसके मैनिपुलेशन के लेके तमाम तरह के सवाल है। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सवाल उठा कौन रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, सवाल उठा वो पार्टी रही है जो हार रही है। लेकिन इसकी जो इंट्रोडक्शन हुआ था ईवीएम का, उस समय जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो तो कांग्रेस और यूपीए की सरकारें थी। बिल्कुल सर। तो जब उस समय विन विन सिचुएशन थी तब कोई सवाल नहीं उठते थे, तब विपक्ष भी यही काम करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संविधान से ये देश चलता है। जब संवैधानिक प्रक्रिया पे प्रश्न उठते हैं और संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रश्न उठने के साथ ही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये सबको स्वतंत्रता है कि आप आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं मीडिया के माध्यम से। और न्यायालय बने हैं, न्यायालय में कई बार ईवीएम को लेके याचना की गई, अर्जी दाखिल की गई, लेकिन उसको न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया। इसका मतलब क्या है? या तो आप न्यायालय पे विश्वास करें या तो ना करें। और अगर संवैधानिक देश में जिससे पूरा देश चलता है संविधान से, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये कोई राजशाही नहीं है। दूसरी बात, लोकतंत्र, बिल्कुल लोकतंत्र है और लोकतंत्र एक प्रक्रिया से चलता है, संघीय ढांचा है। दूसरी बात, कोई भी चीज को आप तब हैक कर सकते हैं, मानव निर्मित वस्तुओं को तब हैक किया जा सकता है जब या तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस हो या वो डिवाइस इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट हो रही हो। जब ईवीएम मशीनें लाई जाती हैं बूथों पर, तो उसमें जितनी पार्टी के जो वहां पे लोग रहते हैं प्रतिनिधि, उनके सामने वो सब उसकी मॉक ड्रिल होती है, टेस्टिंग होती है। हम टेक्निकल नहीं जाएंगे, हम प्रकाश जी टेक्निकल नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये देख लीजिए, मेरे हाथ में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रेस रिलीज है, 14 पन्ने का प्रेस रिलीज है। टेक्निकली पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि ईवीएम कैसे काम करता है। जिस कोर्ट की बात कही जा रही थी बार बार, मैं 2-3 कोर्ट है मेरे पास, पढ़ देता हूं। मद्रास उच्च न्यायालय 2001, दिल्ली उच्च न्यायालय 2004, कर्नाटक उच्च न्यायालय 2004, केरल उच्च न्यायालय 2002, बंबई उच्च न्यायालय नागपुर पीठ 2004। इन सारे जगह पे ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर पिटीशन फाइल किया गया, सारे का सारा निरस्त कर दिया गया, कहीं पे स्टैंड नहीं हो पाए। खैर, मैं लौटता हूं मैं सत्या जी के पास। सत्यप्रकाश जी, तौकीर जी ने सवाल उठाया कि जब जब कांग्रेस हारती है, दीगर राजनीतिक दलें हारती है, भाजपा भी शामिल है उसमें, तब तब ईवीएम पे सवाल उठता है। हार का ठीकरा ईवीएम पे, जीत की वाहवाही खुद पे, कैसे चलेगा? देखिए अवधेश जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इस पर थोड़ा बात रखना चाहूंगा अपनी। तौकीर जी, देखिए वो तो आपने भी खुद नहीं बताया, जीवी नरसिम्हा सिंह जी ने सबसे पहले किताब लिखी थी, आडवाणी जी ने सबसे पहले सवाल उठाया था, डेमोक्रेसी एट रिस्क है वो किताब, मैं भी जानता हूँ। हाँ, तो वही सबसे पहले सवाल कौन है। और देखिए महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगा, 2014 के बाद से, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 1951 जब पहला आम चुनाव हुआ, तब से लेकर आप लोकसभा चुनाव या 2024 हरियाणा या अभी के चुनाव तक में आ जाइए, तब तक एक बार भी आपने ये बता दीजिए चुनाव आयोग ने कभी ऐसे 11 दिन बाद, 4 दिन बाद डाटा अपडेट किया हो तो बता दे। अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना, सवाल अगर इसलिए खड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले 2014 से पहले क्या होता था, वेबसाइट आप उठा के देख लीजिए, चुनाव आयोग कितने वोट किसको मिले वो डालता था। अब क्या डाल रहा है, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है, परसेंटेज डाल रहा है। तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। अब आज ही उसके बाद ये हार जीत की बात कर रहे हैं। देखिए एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, तब जैसे खबरें आती थी बूथ कैप्चरिंग वगैरह की, अब ईवीएम कैप्चरिंग आती है। देखिए जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहीं पे सबसे ज्यादा एफआईआर होती है ईवीएम कैप्चरिंग की। आसाम, अभी हाल फिलहाल जो चुनाव हुआ था 1 साल पहले, आसाम में गाड़ियों में, इनके कार्यकर्ताओं के गाड़ियों में ईवीएम मिल रहे थे। तो सवाल वही बोल रहा हूं ना, एक ही मामला शुरू उठा लीजिए, वही बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना। और एक और आ जाइए, लंदन के, मैं उसके जो मैं अभी नाम लेने जा रहा हूं, लंदन के जो हैकर है
मैं नहीं बोल रहा वो सही बोला झूठ बोल रहा है, उसने भी सवाल खड़े किए थे। उसने इवन बीजेपी ऊपर भी सवाल खड़े किए कि कहीं ना कहीं इन्होंने हैक किया है, तो आपने क्या कार्रवाई की है? तो सवाल क्यों ना खड़े हुए? और देखिए एक चीज और बोलूंगा अवधेश जी, देखिए जब हम छोटे थे ना तो माँ कभी बोलती थी ये चीज मत खाना, तो हम थोड़ा सा खा के फिर रख देते थे और माँ को बोलते थे हम नहीं खाएं। वही हो रहा है, ये आप पूरे जगह हैक कर करके नहीं कर सकते ना, इसलिए छोटे छोटे आप देना पड़ेगा, तो ये मजबूरी के तहत दी जा रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि आपके ऊपर प्रश्नचिन्ह है। हम ईवीएम मशीन पे कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहे। जैसे उन्होंने बोला बीएल में इनके 4 डायरेक्टर है, आप मशीन जहां बन रही है वहां पहले से तो कुछ चीज हो सकती है ना, चलिए मान लेते बाद में हैक नहीं हो सकती जैसे प्रकाश जी ने बोला, मगर जहां बन रही है वहां तो कुछ हो सकता है ना। तो उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों नहीं हटाया जा रहा है? वो बिल क्यों लेके आया गया? ये तमाम चीजें जो दिखाती है। और इसलिए एक चीज और बता दो, देखिए अभी हरियाणा चुनाव में आप देख लीजिए, हरियाणा चुनाव में जिस दिन मतदान हुआ उस दिन 7 बजे तक डाटा आ जाता है, 12 बजे अपडेट होता डाटा, वो भी कई जिलों में तो 7% से ज्यादा का डाटा। फिर जिस दिन मतगणना होती है उससे एक दिन पहले 7 अक्टूबर को कई जिलों में 11% से ज्यादा। तो ये सब सवाल 2014 से पहले कहां उठा रही थी बीजेपी? पूछ लीजिए तो जी से। इसलिए हम बोल रहे हैं सवाल इसलिए उठ रहे हैं, आपकी नीयत पे सवाल उठ रहा है, मशीन की बात नहीं है। बार बार जीवीएल नरसिम्हन की वो किताब का जिक्र किया जाता है कि उसमें आडवाणी जी ने प्रस्तावना लिखी थी। प्रकाश जी भली भांति जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी उसमें छपा था पूरे ईवीएम को लेके। खैर मैं लौटूंगा। तौकीर जी, सत्या जी ने स्पष्ट कर दिया ईवीएम पे सवाल नहीं है, सवाल उसे ऑपरेट करने वाले संस्थान और व्यक्ति के ऊपर है। जवाब दीजिए जरा। देखिए साहब, ऐसा है कि सारी किताबें गलत हैं, इनके कहने के हिसाब से सारी किताबें गलत हैं, सारे अदब झूठे हैं, लेकिन एक झूठे को ये लगता है कि सभी झूठे हैं। वही स्थिति आज आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम की आपके समय में इजाद हुई, आपके समय में सारी चीज हुई, आपके समय में भी आपके कार्यकर्ता भी वहां पर कार्य करते रहे होंगे या आपके लोगों को ठेका दिया होगा, ये जो भी चीज रही है मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी का जमाने के हिसाब से आपको झूठा साबित करने के लिए वीवीपैट तक आपके सामने आ गया, तब भी आप मानने को तैयार नहीं। आप बटन दबाइए, आपके सामने वीवीपैट में आपका किसमें वोट आपने वोट दिया सामने दिख रहा है, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं। ये सब झूठा आडंबर पेश करने की कोशिश आप लोग करते हैं। रही बात बूथ कैप्चरिंग की, बूथ कैप्चरिंग तो आपने देखा कि वर्षों तक जब से आपका शासन केंद्र में और राज्य में रहा, बूथ कैप्चरिंग का तो एकदम एक बोलबाला रहा। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती है और किस प्रकार से जीता जाता था। ये सब समय अब खत्म हो चुका है। बूथ हो सकता है जैसे अभी आपने बताया कि आज जगह कहीं बूथ लूटा गया, तो नक्सली भी लूटते हैं। और आपने देखा, मैं अभी कवासी लखमा के बयान का जवाब नहीं दे पाया, नहीं बोला गया कि लूटा गया, तो मैं बता रहा हूं। और आप बता रहे हैं कवासी लखमा की बयान की बात करो, कवासी लखमा साहब कहां से मानेंगे ईवीएम को? वो तो बैलेट पे ही विश्वास नहीं करते हैं, वो बैलेट की बात करते हैं, वो तो बुलेट पे विश्वास करने वाले लोग हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है जब उनको गाड़ी लगी मिली, चाबी लगी गाड़ी मिली थी और वहां से भागा था। तो ये सब समझ में आता है कि हम उस प्रकार से कार्य नहीं करते, हम कार्य करते हैं। हम जो संविधान अनुरूप जो कार्य दिया गया है, संविधान के हिसाब से ही कार्य किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रकार से नानुकुर वाले काम नहीं करती, चीटिंग नहीं करती, भ्रष्टाचार नहीं करती। ये आपके डीएनए में हो सकता है, हमारे में नहीं। प्रकाश जी, अभी सत्या जी ने कहा कि लंदन के हैकर का जिक्र किया उन्होंने। 2017 की तस्वीर आपको याद होगी। पंजाब और गोवा चुनाव परिणाम जब आप पार्टी के अनुकूल नहीं आए, तब उनके विधायक सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम को हैक करने का डेमो दे दिया साहब, कि 5 स्टेज में ईवीएम हैक किया जा सकता है। खुली चुनौती, कैमरे के सामने हैक कर दिया गया ईवीएम को सौरभ भारद्वाज के द्वारा। चुनाव आयोग ने जब तलब किया, चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास आके करके बताइए हैक। उस वक्त नहीं गए सौरभ भारद्वाज, न ही अरविंद केजरीवाल गए। और ये सिलसिला आज का नहीं है, 2009 का जिक्र हुआ। 2009 का एक और जिक्र मैं कर देता हूं, जब उड़ीसा कांग्रेस के एक बड़े नेता जेबी पटनायक ने ईवीएम पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि बीजू जनता दल की सरकार वोट से नहीं ईवीएम में छेड़छाड़ करके बनी है। 2014 का याद कर लीजिए, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा था कि ईवीएम नहीं होती तो भाजपा असम में सरकार नहीं बना लेती। फहरिस्त है तब से लेकर 2024 तक। कितने पे चर्चा करेंगे, कब तक सवाल उठेगा? प्रकाश जी, लेकिन बात यह है कि इतना लेट क्यों? 10 साल का इंतजार क्यों? सभी पार्टियों को मिलकर, जब आपको ईवीएम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, मैं बोलता हूं चलिए आपको भारत सरकार, चूंकि बीजेपी रनिंग सरकार है, वो उस पर विश्वास मत करिए आप,
लेकिन आपको संविधान की जो प्रक्रिया है, संविधान, न्यायालय और जो स्वतंत्र हमारी जो कार्यशैली वाली जो नहीं प्रकाश जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कांग्रेस कभी उस पे संविधान पे अविश्वास नहीं जता रही है। मैंने पहले कहा, जब मैं तौकीर जी से सवाल ले रहा था तो कहा कि कांग्रेस सवाल उठा रही है ईवीएम के संचालन करने वाले पे, कांग्रेस सवाल उठा रही है उस 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे जहां पे ईवीएम तैयार होता है। आपने स्पष्ट कर दिया कि हैक नहीं हो पाएगा, चुनाव आयोग ने कह दिया हैक नहीं हो पाएगा, कोर्ट ने कह दिया हैक नहीं हो पाएगा। सवाल हैक पे नहीं है, सवाल उसके इस्तेमाल पे है। वोट के परसेंटेज को बार बार बदलने को लेके है, 11-11 दिन बाद फाइनल डेटा देने को लेके है सवाल। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो हमारी जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जगह अगर आपको उन पे भी विश्वास नहीं है तो आपको चाहिए कि सारे संगठनों को एक करके आप जाइए इनके पास, चुनाव के पास, और आप उस समय 2014 से जब आपको लग रहा है कि आपका चुनाव खतरे में है, आप जीत रहे हैं और आप ईवीएम के कारण हार रहे हैं, तो ये जो बाइकआउट है आप पहले कर देते, इतना लेट क्यों? और दूसरा, जब आप चुनाव जीत रहे हैं तब क्यों नहीं ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 2018 का जो चुनाव जीता कांग्रेस ने, वो तो मुझे लगता है देश में उतना तो बड़े मैंडेट कभी किसी को मिला ही नहीं है और ऐतिहासिक था। उस समय क्यों नहीं आपने बोला कि नहीं, हमें आज भी डाउट है कि हमें इतना मैंडेट नहीं मिल सकता? मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि जो चीज को हमारी संविधान द्वारा स्थापित किया गया है, जब उनके सामने वो चीजें क्लियर है तो मुझे लगता है कि उस पर आवाज नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बात है कि आप अगर ईवीएम नहीं तो आपको एक दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। ईवीएम नहीं तो क्या, अगर बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं तब तो उसमें तो जितनी धांधली हो सकती है वो तो युगों से लोगों ने देखा है आजादी के बाद से। तो ये कोई बात नहीं होती है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा और ऑप्शन में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, देखिए मजे की बात है सत्या जी, मैं आपके पास से जवाब लूंगा, लेकिन मजे की बात यह है कि 1990 में सरकार ने जब कई मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों के, राज्य के दलों के लिए के साथ एक निर्वाचिका सुधार कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई, उस वक्त सारे दलों को शामिल किया गया। आप लोग गूगल कर लीजिएगा कौन कौन उस समिति में शामिल थे। उनकी रिपोर्ट पे, उनकी अनुशंसा पे ईवीएम को स्थापित किया गया, पूरे देश में चुनाव हुआ। खैर सत्या जी, सवाल मैंने कांग्रेस का सवाल बता दिया इनके सामने कि साहब सवाल ईवीएम को हैक करने का नहीं है, उसको संचालन को लेके है। लेकिन सवाल ये है ना, प्रकाश जी कह रहे हैं कि क्या ऑप्शन क्या है, और तौकीर जी फिर वही बात कह रहे हैं कि झारखंड में आप जीते उस वक्त कुछ नहीं, हरियाणा में हार गए तो ईवीएम पे सवाल, जम्मू कश्मीर में आप जीत गए तो ईवीएम पे सवाल नहीं, महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम पे सवाल, झारखंड पे सवाल क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले बोलूंगा, प्रकाश जी ने जो अभी बात रखी, देखिए एक चीज वही बोलो, बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? जैसे मैंने पहले ही बोला, एक भी आशंका आपको दूर करनी पड़ेगी। पहली बात, जो देश, बड़े बड़े देश है जिन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने क्यों बंद कर दिया? वो वापस बैलेट पे क्यों आए? अमेरिका जैसे देश क्यों आ गया? ये सवाल उठता है ना कि अगर वो बंद कर सकते तो कहीं ना कहीं कोई तो शंका रही होगी, जिसकी वजह से वही बोल रहा हूँ ना, 10 सेकंड टोक पे आप जवाब कंप्लीट कर, वही बोल रहा हूँ। वही की बात क्या है कि अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं, एलन मस्क तारीफ करते हैं भारत के चुनावी प्रणाली की कि 60 करोड़ वोट एक दिन में गिन लिया गया। अवधेश वही वो मैंने भी देखा होगा कि तारीफ की। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ। और जहां तक देखिए ईवीएम की लेके आने की बात है, हमारी सरकार थी, हम लेके आए, मगर ऐसी जैसी मैंने जितनी खबरें बताई आपको, ऐसी खबरें कब आपने चलाई है? आपने देखी, इतने वरिष्ठ पत्रकार है, बता दीजिए। सवाल वही आता ना। अभी देखिए एक और कोर्ट में बताया था, उत्तराखंड हाईकोर्ट का मामला 2017 में, हाईकोर्ट ने उसको रूल आउट नहीं किया कि भाई जो वीवीपैट हो और ईवीएम में जो वोटिंग हुई वो डिफरेंस है, उसने माना। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्यों नहीं आपको बैलेट पेपर पे आते? और आ जाइए आप, जब बैलेट पेपर जो खुलते हैं, जब काउंटिंग होती है, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी 20% आगे रहती है, ईवीएम खुले बाद 9% नीचे कैसे आ जाती है? यह सवाल क्यों नहीं उठता है? और ये चुनाव आयोग की जो प्रकाश जी बात कर, अरे हम 28 पार्टियों ने समय मांगा, कब उन्होंने समय दिया बताइए? तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं आज की तारीख में कठपुतली बन गया। प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने आप को वहां स्थापित किया है, वो सदस्य वाली कमेटी में, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और डाटा का हेरफेर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करता है। ऐसा है कि हमेशा झूठ का बोलबाला बनाने की कोशिश किया है और नैरेटिव, झूठा नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, और वही आज हमारे सत्ता भाई वही कर रहे हैं। आपने, जब आपकी सरकारें रही, आपका निर्वाचन आयोग आपके अंदर में रहा, आपके लोग नेतृत्व
कर रहे थे, तब आपने कभी कोई चीज को क्यों नहीं बोला? और आज भी वही काम कर रहे हैं। जब आप हारते हैं तो ये चीज क्यों पेश करते हैं, जब जीतते हैं तो ये चीज पेश करने की कोशिश क्यों नहीं करते? बोल देते कि भैया नहीं हम जीते हैं लेकिन हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करते, हम इस्तीफा दे दीजिए ना सारी सरकारों से और आ जाइए चुनाव में। सरकार आप आदेश पारित करिए, जैसा कि यहाँ पर भूपेश बघेल ने किया था और मत पत्रों से आपने विधान चुनाव कराया था। समय का ठीक है, 10 सेकंड मैं भाई याद 2019 का लोकसभा चुनाव, प्रकाश जी मैं वही बताना चाह रहा था, वो भूल गया था। 2019 में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था हमें आज भी ईवीएम पे सवाल है। ठीक है, हम चाहते बैलेट पेपर में हो, मुझे सारा चुनाव के बाद भी मुझे इसलिए बोल रहे हैं हम ये नहीं कि हम जीत गए नहीं चाह रहे। समय का अभाव है। तौकीर जी सत्या जी, तौकीर जी सत्या जी, मुझे समाप्त करना होगा। समय का अभाव है। कुल मिला के ये कि 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव के घोषणा के समय राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उस कोट को मैं पढ़ देता हूं जो उन्होंने कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की कहते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तौकीर जी आपका शुक्रिया, प्रकाश जी आपका शुक्रिया, सत्या जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।